नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमने कुछ दिनों से गेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हैं। तो आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों, मैं जैसे कि आपको पहले भी बोला था कि आप वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाद में हम उसका एक्सप्लेनेशन तो ज़रूर देखने ही वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर व्हाट आर स्लॉट विंडेज व्हाट आर स्लॉट वेजेस इन द डीसी मशीन मेड अप ऑफ। जो डीसी मशीन के स्लॉट वेजेस हैं, वेजेस वो किससे बने हुए थे, ये इन्होंने पूछा है। तो दोस्तों, स्लॉट वेजेस जो है वो सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं। स्लॉट वेजेस जो है वो सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा कोर जो है को किससे बनाया जाता है, सिलिकॉन स्टील से ही बनाया जाता है ना। इसलिए स्लॉट भी हमारे सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं। इनका इस्तेमाल किसके किसके लिए होता है? टू रिड्यूस द एयर गैप को रिड्यूस करने के लिए हम स्लॉट वेजेस को रखते हैं, और वो बनाए जाते हैं सिलिकॉन स्टील से बनाए जाते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक, हो सकता है 1 मार्क के लिए पूछा जाए। तो इस तरीके से जो छोटे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन के ऊपर के, वो 1 मार्क के लिए बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेवल 1 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, अ डीसी शंट जनरेटर ड्राइव्स 45 एम्पियर एट द टर्मिनल वोल्टेज 220 वोल्ट। द आर्मेचर एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस 0.1 and 44 ohm respectively. The steady losses यानी आयरन लॉसेस, स्टेशनरी लॉसेस, द परसेंटेज स्टेशनरी लॉसेस दिए हुए, द परसेंटेज इफिशियंसी ऑफ द डीसी जनरेटर इज, इफिशियंसी दिए हुए, स्टेशनरी लॉसेस हमें दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए हमें गिवन क्या क्या है और हमें सॉल्व करना क्या करना है। ठीक है, सॉल्यूशन हमें फाइंड क्या करना है, इफिशियंसी। अगर इफिशियंसी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट। और ये ऐसे भी लिख सकता हूँ, आउटपुट, इनपुट को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आउटपुट प्लस लॉसेस। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैंने आउटपुट फाइंड कर दिया और स्टेशनरी और ये जो लॉसेस है, टोटल लॉसेस क्या होंगे, स्टेशनरी लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। लॉसेस इक्वल टू क्या हो जाए, लॉसेस इक्वल टू स्टेशनरी लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। ठीक है ना, स्टेशनरी लॉसेस तो हमें दिए हुए हैं, हमें क्या निकालना है, वेरिएबल लॉसेस निकालना है। अब सबसे पहली बात तो हमें मोटर कौन सी दी हुई है, जनरेटर कौन सा दिया हुआ है, शंट जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी छोटी सी एक डायग्राम निकाल देते हैं। यहाँ पे शंट जनरेटर, ये हो गया मेरा आर्मेचर यहाँ से निकलने वाला मेरा IA करंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद में फील्ड लगा देता हूँ, उसके बाद में टर्मिनल ये लोड को जाएंगे। यहाँ पे कितना मिल रहा है बोलते हैं हमें, 220 वोल्ट। ठीक है, रख देते हैं वैल्यू 220 वोल्ट। ठीक है, और टोटल करंट क्या कितना ड्रॉ कर रहा है बोलते हो, ये बोल रहे हैं कि टोटल करंट 45 एम्पियर दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब ISH और IA, ये दोनों भी हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आर्मेचर का, हमें 0.01 ओम, और फील्ड का रेजिस्टेंस 44 ओम। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अगर यहाँ पे अगर मेरा 220 वोल्ट है, तो फील्ड के अक्रॉस में ही कितना कितना रहेगा मेरा, 220 वोल्ट। तो ओम्स लॉ के हिसाब से मैं निकाल सकता हूँ, ISH इक्वल्स टू 220 वोल्ट अपॉन 4 ओम। ISH कितना हो गया मेरा, ISH आ गया मेरा 5 एम्पियर। ISH 5, सॉरी यहाँ पे 220 है। ठीक है, ISH मेरा 5 एम्पियर आ गया, तो मैं IA भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि टोटल I यानी कि मेरा IA जो है, IA पूरा अगर समझ लीजिए, IA
यहाँ पे आके डिवाइड हो जाता है। तो मैं आई ए को लिख सकता हूँ, आई ए इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई ए इक्वल्स टू आई एस एच प्लस आई। तो अब देखिए आई ए इक्वल्स टू आई एस एच कितना है मेरा 5 प्लस 45 इक्वल्स टू आई ए कितना हो जाएगा, आई ए इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 50 एम्पियर। ठीक है, अब आई ए भी निकल गया। अब टोटल लॉसेस निकालते हैं हम। टोटल लॉसेस यहाँ से निकालते हैं। टोटल लॉसेस, टोटल लॉसेस कौन से हैं हमारे, स्टेशनरी लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। स्टेशनरी लॉसेस कौन से हैं, स्टेशनरी लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, अब स्टेशनरी लॉसेस तो हमें दिए हुए हैं। अब वेरिएबल लॉसेस कौन से होते हैं हमारे मोटर में, कॉपर लॉस। तो टोटल कॉपर लॉस, कॉपर लॉस इक्वल्स टू, टोटल कॉपर लॉस इक्वल्स टू मेरे क्या हो जाएंगे, आई स्क्वेयर। कॉपर लॉस क्या होते हैं, कॉपर लॉस क्या होता है हमारा, आई स्क्वेयर आर ही होता है ना कॉपर लॉस। तो आई स्क्वेयर, आर्मेचर के बारे में बात करूँ, आई स्क्वेयर आर ए प्लस शंट, कॉपर की वाइंडिंग आर्मेचर में होंगी तो फील्ड में भी होंगी ना, तो इसलिए आई एस एच फील्ड के कॉपर लॉस आर एस एच। ठीक है, अब इनको मैं निकाल दूँ, टोटल सी यू लॉस यानी कि कॉपर लॉस इक्वल्स टू आई स्क्वेयर, आई ए कितना है, यानी आई ए हमारा 50 है, 50 का स्क्वेयर, आर ए कितना है 0.01 प्लस आई एस एच कितना है हमारा 5, उसका स्क्वेयर इंटू आर एस एच कितना है हमारा, आर एस एच 44। इसका मतलब टोटल सी यू लॉसेस, यानी कि कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस कितने आ गए हैं मेरे 1125 वैट, 1125 वैट, 1125 हमारे टोटल कॉपर लॉसेस आ गए। अब कॉपर लॉसेस आ गए, आयरन लॉसेस यानी कि वेरिएबल लॉसेस हमारे निकल गए हैं, और स्टेशनरी लॉसेस तो हमें दी गई है। तो इसके ऊपर से हमें इस इफ़िशियंसी के फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। तो चलो, हाँ एक बात, आउटपुट निकालना बाकी रह गया है, तो कोई बात नहीं, सिंपल है आउटपुट। अब देखिए आउटपुट यानी क्या होता है, पावर। आउटपुट किस में रहेगा, पावर क्या है हमारा V इंटू आई। तो देखिए आउटपुट में, जनरेटर के आउटपुट में निकलने वाला करंट भी हमें दिया हुआ है, और वोल्टेज भी हमें दिया हुआ है, तो हम पावर आउटपुट निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 220 इंटू 45 करंट। ठीक है, तो चलो रखो, इफिशियंसी इक्वल्स टू, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल्स टू, आउटपुट क्या है 220 इंटू 45 अपॉन आउटपुट 220 इंटू 45 प्लस लॉसेस, हमारे वेरिएबल लॉसेस कितने हैं 1125, और प्लस हमारे स्टेशनरी लॉसेस कितने दिए हुए हैं 375। ओके, तो इंटू 100, परसेंटेज इफिशियंसी उन्होंने बोली है, इसीलिए हमने इंटू 100 कर दिया। परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 86.84%, 86.84%, ये हमारी इफिशियंसी आ गई, और यही हमें यहाँ पे पुट करना था 86.84%। इस तरीके से हमारी इफिशियंसी निकल के आ गई। दोस्तों चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अ फोर पोल लैप कनेक्टेड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज drawing a steady current of the 40 ampere while the running at 600 rpm. A good approximation wave shape of the current in an आर्मेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आर्मेचर कंडक्टर ऑफ द मोटर इज गिव। जब भी हम एक लैप कनेक्टेड 4 पोल की डीसी मोटर है,
वो उसको हाँ उसकी आर्मेचर में जो करंट इंड्यूस होने आर्मेचर में जो करंट इंड्यूस होने वाला है, सॉरी वोल्टेज इंड्यूस होने वाला है, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा, आर्मेचर से जो करंट फ्लो होगा उसकी वेवफॉर्म हमें पूछी है। देखिए हम डीसी मोटर है इसलिए तो हम डीसी सप्लाई ही देंगे, ठीक है, डीसी मोटर है इसलिए हम उसको डीसी सप्लाई देंगे। लेकिन इन्होंने करंट की वेवफॉर्म किसकी पूछी है हमें, आर्मेचर के, आर्मेचर की करंट की वेवफॉर्म पूछी है हमें इन्होंने, ठीक है। इसीलिए आर्मेचर से फ्लो होने वाले करंट की वेवफॉर्म हमें लिखनी, हमें यहाँ से ऑप्शन में जो दी गई उससे हमें आइडेंटिफाई करनी है। अगर मुझे फील्ड की पूछी गई होती, फील्ड की, तो मैं सीधे सीधे इस तरीके से लिख देता, लेकिन यहाँ पे आर्मेचर की पूछी गई है। और अब देखिए आर्मेचर, अगर जनरेटर की बात, यहाँ पे तो मोटर पूछी है, अगर जनरेटर की बात करें तो कम्यूटेटर क्या करता है, हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब जब मोटर की बात करूंगा तो डीसी करंट सप्लाई दूंगा मैं, और करंट कम्यूटेटर क्या करेगा, इस करंट को डीसी टू एसी कोशिश कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जो भी जब भी कभी आर्मेचर का जो आर्मेचर में इंड्यूस होने वाले जो आर्मेचर में जो करंट फ्लो होने वाला रहेगा वो हमेशा अल्टरनेटिंग करंट रहेगा। वो करंट कौन सा रहेगा, अल्टरनेटिंग, उसको डीसी या फिर एसी में कन्वर्ट करने का काम कम्यूटेटर का है, कम्यूटेटर का है। जब हम जनरेटर की बात करेंगे तब हमें आउटपुट में डीसी मिलेगा, क्योंकि एसी करंट को कम्यूटेटर डीसी में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन हम जब डीसी सप्लाई देंगे, मोटर की बात करेंगे, डीसी सप्लाई देंगे तो कम्यूटेटर कन्वर्ट करके आर्मेचर को एसी फॉर्म में देगा। तो जाहिर सी बात है एसी फॉर्म में देगा तो हम यहाँ से अगर चूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ से हम चूज कर सकते हैं कि हमें कौन सी वेवफॉर्म मिलेगी। जाहिर सी बात है ये तो डीसी की है, ये दोनों तो हमें मिलेंगी नहीं, ये दोनों तो मिलेंगे नहीं। एक अंदाजे से अगर हम क्वेश्चन को तुक्का भी मार रहे हैं, वैसे तो हम गेट में तुक्का मार नहीं सकते क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल समझ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ लोगों को क्वेश्चन देखते बरोबर समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखते हैं। ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि आर्मेचर में जो करंट फ्लो होगा वो अल्टरनेटिंग होगा। अब देखिए ये दोनों वेव फॉर्म है हमारे पास, क्वेश्चन में भी दिया गया है वेव शेप, इन दोनों का वेव शेप है क्या, नहीं है, इन दोनों का वेव शेप है तो हमें इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा। तो प्योरली एसी मोटर होती तो वेवफॉर्म इस तरीके से आई थी साइनोसाइडल, बट हमारी डीसी मोटर है इसलिए इस तरीके से आ गई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा आंसर रहेगा सी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अगर ये ना देते हुए ऑप्शन, ये ऑप्शन ना देते हुए इन्होंने ऑप्शन डी की जगह चेंज कर दे दिया होता इसी तरीके से, सॉरी इसी तरीके से, बट यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू 10 एम्पियर और टाइम पीरियड 25 दिया है इस हाफ साइकिल का। इसका मतलब पूरे के पूरे हाफ साइकिल का टाइम कितना होगा, 50 मिली सेकंड, 50 मिली सेकंड हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन और दिया होता कि t इक्वल्स टू 32 मिली सेकंड, टी इक्वल्स टू 32 मिली सेकंड। इसका मतलब टोटल टोटल जो है टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाता हमारा, 64 मिली सेकंड, 64 मिली सेकंड टोटल टाइम पीरियड हो जाता। अगर ये ऑप्शन में दिया होता तब क्या करते थे हम, तब तो हमें प्रॉब्लम आ जाती थी ना, तब हमें प्रॉब्लम आ जाती थी। इसीलिए इसको सॉल्व करके ही हम देखेंगे। चलो अब सॉल्व किस तरीके से करते हैं वो हम देखते हैं। मुझे स्पीड दी गई है, ठीक है, स्पीड 600 आरपीएम, और एक कंडीशन दी गई है लैब कनेक्टेड। लैब कनेक्टेड में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल, और हमें पोल कितनी दी हुई है, 4, इसीलिए हमारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 4 आ जाएगा। करंट इन ईच पैरेलल पाथ, अब अगर करंट की बात करें, ईच पैरेलल पाथ से करंट फ्लो होने वाला करंट की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा,
करंट इन ईच पैरेलल पाथ कितना हो जाएगा। करंट कितना दिया है हमें टोटल 40 एम्पियर 40 और कितने पोल की मोटर है हमारी 4 पोल की अपॉन 4 इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा 10 एम्पियर। ईच करंट इन ईच पैरेलल पाथ हमारा 10 एम्पियर निकल के आ जाएगा। इसका मतलब आर्मेचर कंडक्टर में करंट कितना रहेगा। करंट इन आर्मेचर कंडक्टर इज इक्वल टू कितना रहेगा 10 एम्पियर रहेगा। जाहिर सी बात है 10 एम्पियर रहेगा। अब मैं 600 आरपीएम की अगर बात कर रहा हूँ तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन सॉरी मैं यहाँ से ले लेता हूँ थोड़ी जगह कम हो जाएगी। एन इक्वल्स टू 120 एफ बाय पी ये हमारा फॉर्मूला है स्पीड का। ये 120 एफ बाय स्पीड हमारी 120 एफ बाय पी होता है नंबर ऑफ पोल एंड फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को निकाल सकता हूँ यहाँ से तो निकाल लेता हूँ तो स्पीड कितनी है हमारे 600 इक्वल्स टू 120 इंटू एफ अपॉन 4 पोल है तो एफ कितना आ जाएगा मेरा एफ कितना आ जाएगा 20 एफ कितना आ जाएगा 20 हर्ट्ज। ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ होता है यानी कि 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। अगर मैं इसको लिख दूं तो 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 20 इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 0.050 सेकंड। ठीक है। अगर इसको मैं मिली सेकंड में कन्वर्ट करूंगा टी इक्वल्स टू 50 मिली सेकंड 50 मिली सेकंड यानी कि टोटल साइकिल जो है टाइम पीरियड मेरा कितना आ गया 50 मिली सेकंड का आ गया 50 मिली सेकंड का यानी कि और 50 मिली सेकंड कौन सा ऑप्शन दे रहा है मुझे सी ऑप्शन। अगर मैं डी कंसिडर करता हूँ अगर ये ऑप्शन मैं कंसिडर करता हूँ तो ये तो मुझे 64 दे रहा है ना 32 + 32 64 दे रहा है इसीलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा ये होगा। और जैसे कि न्यूमेरिकल में दिया है ये तो साइनो यहाँ पे 25 50 मिली सेकंड की तो दी हुई है 50 मिली सेकंड की साइकिल दी हुई है लेकिन ये प्योरली साइनोसाइडल है। ये जो है ये प्योरली साइनोसाइडल है। अगर मैं डीसी सप्लाई दे रहा हूँ किसी भी मोटर को कम्यूटेटर मुझे एसी टू डीसी टू एसी करके भी दे रहा है आर्मेचर को सप्लाई लेकिन वो प्योरली साइनोसाइडल फॉर्म में थोड़ी देगा प्योरली साइनोसाइडल फॉर्म में नहीं देगा। वो सडनली पॉजिटिव रहेगा और सडनली निगेटिव में आ जाएगा। तो सडनली पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव करंट देगा और सडनली नेगेटिव करंट देगा। साइनोसाइडल में ग्रेजुअल कंडीशन जो होती है ये ग्रेजुअल कंडीशन नहीं देगा मुझे सडन कंडीशन देगा सडन पॉजिटिव और नेगेटिव। इसीलिए मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे दोनों भी केस में अगर ये भी केस कंसिडर करता हो और ये भी केस कंसिडर करता हो तो दोनों भी केस में मेरा ऑप्शन सी ही आ जाएगा। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड डिफरेंट दिखा दिया था यहाँ पे वेव फॉर्म डिफरेंट दिखा दी थी। इन दोनों चीज़ों में जो है वो ऑप्शन मेरा सी ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ डीसी मशीन इज द करंट इन आर्मेचर की बात कर रहा है। आर्मेचर कंडक्टर में डीसी मशीन के आर्मेचर कंडक्टर में कौन सा करंट रहेगा प्योरली डीसी पल्सेटिंग डीसी एसी या फिर पल्सेटिंग डीसी और प्योरली डीसी ये दोनों रहेंगे। कौन सा करंट रहेगा जैसे कि अभी हमने देखा इसमें आर्मेचर में हमेशा एसी करंट ही होता है। आर्मेचर में हमें एसी करंट ही होता है। जब भी जनरेटर यहाँ पे जनरेटर का हम एग्जांपल लेते हैं जनरेटर जब भी जनरेट करता है ये फ्लक्स हो गए हमारे ये हमारे फ्लक्स हो गए। जब भी जनरेटर करंट को जनरेट करेगा जब भी करंट को जनरेट करेगा
तब यहाँ पे कम्यूटेटर लगा हुआ होता है और कम्यूटेटर का काम ही यही होता है एसी टू डीसी कन्वर्ट करना, एसी लेके डीसी में हमें सप्लाई देना, यही कम्यूटेटर का काम होता है। इसका मतलब कम्यूटेटर कौन सा करंट रिसीव करता है, ये एसी करंट रिसीव करता है, तभी तो हमें डीसी करंट देता है ना। और एसी करंट कम्यूटेटर रिसीव करता है और करंट कम्यूटेटर किससे करंट रिसीव करता है, आर्मेचर कंडक्टर से ही रिसीव करता है ना। इसका मतलब आर्मेचर कंडक्टर में कौन सा करंट होगा, एसी करंट। आर्मेचर कंडक्टर में कौन सा करंट होगा, एसी करंट। इसीलिए किसी भी मोटर की हम बात करें, मोटर जनरेटर किसी के भी अल्टरनेटर की बात करें, तो उसमें इंड्यूस होने वाला आर्मेचर कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला जो वोल्टेज है उसकी वजह से आर्मेचर में फ्लो होने वाला जो करंट है वो एसी ही रहेगा। सबसे पहले एसी होगा, बाद में उसको कम्यूटेटर जो है वो डीसी में कन्वर्ट करेगा। इसीलिए ये कभी मत सोचना कि अगर मेरी डीसी मोटर लेता हूँ, कोई लोग फटाक से डीसी मशीन देखते आहा आहा, सोचते हैं कि आहा कितना आसान क्वेश्चन आ गया, और डीसी मशीन है तो प्योरली डीसी पे टिक करके आ जाते हैं, और टिक करने के बाद हमें मार्किंग जो है वो माइनस में मिल जाती है। इसीलिए थोड़ा सोचिए, कम्यूटेटर अगर हमें डायरेक्टली डीसी मिल सकता था डीसी मशीन में से करंट, तो कम्यूटेटर का हम यूज़ क्यों करते थे, कम्यूटेटर का यूज़ हम क्यों करते थे। इसीलिए कम्यूटेटर का यूज़ इसीलिए करते हैं ना कि एसी से हमें डीसी में कन्वर्ट होके मिले। इसीलिए आर्मेचर कंडक्टर, जब भी कोई आर्मेचर कंडक्टर की बात करे, चाहे वो एसी मशीन या डीसी मशीन की हो, एसी मशीन तो की तो फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन डीसी मशीन की जब बात करें तो आर्मेचर कंडक्टर में जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो हमारा ऑलवेज एसी ही रहेगा, ऑलवेज एसी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल और क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे।